नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। कल अपनी मनोविज्ञान के अंदर समायोजन की थ्योरी की क्लास रही और उस थ्योरी के बाद में PYQ कर लेना उस थ्योरी की तैयारी को सुदृढ़ करता है, उसको मजबूत करता है। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन देखेंगे PYQ। और जैसा आप थंबनेल में और मेरे पीछे स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि मुख्य रूप से मनोविज्ञान के अंदर अपन जब भी बात करते हैं तो किसी भी तैयारी को पूर्णता देने के लिए उस तैयारी को परख लेना, उस तैयारी को जांच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर वो तैयारी अपनी किस लेवल पर पहुंची है, वो उसी लेवल की एग्ज़ाम के अंदर पहले पूछे गए जो PYQs हैं उनके द्वारा अपनी तैयारी के स्तर को परखना बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। और इसी कड़ी के अंदर अपनी मनोविज्ञान की PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें अपन पहले थ्योरी देखते हैं और उसके बाद में PYQ देखते हैं। अगर आपने आज की एक जो अपनी क्लास रहेगी वो समायोजन से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स की रहेगी, जो पूर्व की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। समायोजन की थ्योरी की क्लास है वो इससे पूर्व अपलोड की जा चुकी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देखें और इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करें। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे रीट की एग्ज़ाम है, चाहे रीट के बाद में फाइनल 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम होनी है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित एग्ज़ाम है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता से संबंधित एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो अपन बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो के ऊपर आप नए हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक भी करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि अधिकतम लोगों तक ये जो मेरा प्रयास है वो सभी लोगों तक पहुंच सके, सबको इसका लाभ मिल सके। चलिए बात करते हैं अपन समायोजन के अंदर और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी। पहला क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर समायोजन का अपना जो रहने वाला है उस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जो है, उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है। अब तनाव को कम करना क्या है, ये है समायोजन। तनाव को कम करना क्या है, समायोजन है। अब समायोजन स्थापित करने के लिए अपन जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो रक्षात्मक युक्तियाँ, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण, लक्ष्यों का विश्लेषण। अब देखिए, मुख्य रूप से अपन समायोजन को प्राप्त करने के लिए या तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बाधा का निवारण करने की कोशिश भी करते हैं, अपन लक्ष्यों का विश्लेषण भी करते हैं, निर्णय भी करते हैं। लेकिन ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो किसके तहत आ जाती हैं, रक्षात्मक युक्तियों के भीतर शामिल हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये एक बड़ी संकल्पना है समायोजन के लिए, रक्षात्मक युक्तियां या मानसिक रचनाएं या समायोजन स्थापित करने की विधियां, ये दोनों इसी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो अपना आंसर, राइट आंसर क्या चला जाएगा, रक्षात्मक युक्तियां या मानसिक मनोरचनाएं, जो तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन के प्रयोग यानी कि समायोजन स्थापित करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा रक्षात्मक युक्तियां। चलिए आगे का चलते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिएगा वही क्वेश्चन है, अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, और यही क्वेश्चन इससे पूर्व कब देखो 2012 में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि निम्न में से कौन सी है। वही तनाव को कम करना, वही लैंग्वेज आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के आगे का पार्ट चेंज कर दिया। अप्रत्यक्ष विधि है वो क्या कहलाती है, तो मुख्य रूप से देखिए, जब समायोजन की अपन प्रत्यक्ष विधियां देखते हैं तो उनके अंदर 4 तरीके आते हैं। 4 तरीकों के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है बाधा को दूर करना, यानी कि जो भी अपनी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना, उसका निवारण करना। उसके बाद में यदि बाधा दूर नहीं हो रही है तो मार्गांतरीकरण करना, मार्ग को बदल देना, ये दूसरी टेक्निक होती है जो प्रत्यक्ष विधि होती है। फिर तीसरी होती है, यदि अपन मार्ग बदल करके भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो फिर लक्ष्य का प्रतिस्थापन किया जाए, लक्ष्य को बदल दिया जाए। यदि लक्ष्य को बदल कर भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो फिर उचित विश्लेषण और फिर डिसीजन मेकिंग है वो की जाए। तो ये सभी टेक्निक्स हैं वो किसके अंदर आती हैं, डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत आती हैं, प्रत्यक्ष विधियों में आती हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अप्रत्यक्ष विधि, तनाव को कम करने की यानी कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी आत्मीकरण विधि। ठीक है, तो अपना आंसर है वो क्या चला जाएगा, ए आंसर है वो रहेगा। जब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं
तो मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को एक बार रोक करके और खुद के आंसर भी गेस कर सकते हैं और उससे सजेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को आप आंक सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर हैं वो दे पाए। सीरीज़ ये 2020 नाम से सीरीज़, मतलब कि 20-20 क्वेश्चन हैं, वो लगभग 20-25-30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो भी नहीं होता है और अपनी तैयारी को धार मिलती है, इससे तेज़ी मिलती है और अपना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उससे पूर्व क्वेश्चंस को निकाल लेना। बात करते हैं आगे की। तो नेक्स्ट अपना तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति यानी कि समायोजन स्थापित करने की युक्ति नहीं है, समायोजन स्थापित करने का एक तरीका नहीं है। तो तादात्म्य स्थापित करना या तादात्मीकरण बिल्कुल है। क्षतिपूर्ति ये भी एक अप्रत्यक्ष मेथड है। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण ये भी एक अप्रत्यक्ष विधि ही है, रक्षात्मक युक्तियों के अंदर आती है। साहचर्य ये यहाँ पर रक्षात्मक युक्ति नहीं है, जबकि साहचर्य क्या होती है, मुख्य रूप से एक व्यक्तित्व के मापन की विधि है, वो चलती है, रक्षात्मक युक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ अपना आंसर जो रह जाएगा वो साहचर्य है, वो रक्षात्मक युक्ति यानी कि समायोजन स्थापित करने की डायरेक्ट कोई या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर अपना बनेगा डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज। देखो, मनोविज्ञान का कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ लेना। 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। पहली बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, लैंग्वेज समझ करके क्वेश्चन अगला किस प्रकार से किस संदर्भ में पूछना चाह रहा है। फिर क्वेश्चन को समझने के बाद में ऑप्शन पर भी डायरेक्ट अगर पहुंच रहे हैं अपन तो ठीक है, नहीं पहुंच रहे हैं तो जो आंसर नहीं हो सकता उनको एलिमिनेट कीजिए, उनको हटा दीजिए और उससे बिल्कुल अपन क्या पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट सही आंसर के ऊपर पहुंचेंगे। तो अगला अपना यहाँ पर देखते हैं कि सभी मानसिक रक्षात्मक या समायोजन युक्तियों, रक्षात्मक युक्तियाँ क्या हैं, समायोजन की हैं, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उन्नत, यानी जो नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं 4, 5वां अनुत्तरित प्रश्नों का है। तो यदि अपन कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं एग्जाम के अंदर, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि अपन कितने क्वेश्चंस को जो कन्फ्यूजन की स्थिति में है उनको कितना छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिस्क अपन उसी कंडीशन के अंदर लें कि यदि अपन 2-2 ऑप्शन के ऊपर पहुँच रहे हैं और फिर जो अपन ने बिल्कुल फर्स्ट राउंड के अंदर क्लिक कर दिए जिन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद में और अपन इस स्थिति में पहुंच जाएं कि यदि अपन जिन डबल आंसर्स वाले जो ऑप्शंस हैं उन पर क्वेश्चंस पर पहुंच रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करने के बाद भी अपन नेगेटिव नहीं जाएंगे, इतना अगर अपन डिसाइड कर लेते हैं एग्जाम हॉल में बैठ करके, तो फिर उसकी रिस्क उठानी चाहिए। अदरवाइज हमें डबल आंसर वाले जो अपन जहाँ तक पहुँच रहे हैं, 2-2 ऑप्शन पर पहुँच रहे हैं, उन क्वेश्चंस की रिस्क है वो भी अपने को तब तक नहीं उठानी चाहिए जब तक अपन श्योर नहीं हो जाते हैं कि इनकी रिस्क उठा लेने के बाद भी और यदि नेगेटिव चले जाते हैं तो भी अपना रिजल्ट है वो नेगेटिव नहीं जाने वाला है, इतने अपन कॉन्फिडेंट हो जाएं। चलिए देखिए, सर्वाधिक उन्नत इनमें से कौन सी सबसे उचित, अत्यंत विकसित और रचनात्मक यानी कि निर्माण करने वाली निर्माणात्मक युक्ति है। तो देखिए, मुख्य रूप से अपन देखते हैं उदात्तीकरण या शोधन। इसके अंदर क्या करता है व्यक्ति, कोई भी जो समाज के अंदर अमान्य घटना है, अमान्य कार्य है, उसका इस प्रकार से अनुप्रयोग करता है, उसको इस प्रकार से प्रूव करता है कि वास्तव में ये चीज़ है, ये भी क्या है, समाज के अंदर मान्य है। इस तरह से उसका पेश करता है उसको, या ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि उसी क्षेत्र के अंदर जो अमान्य है उस क्षेत्र में सक्सेस होकर के दिखाता है व्यक्ति। प्रक्षेपण के अंदर देखो, दूसरों के ऊपर दोषारोपण किया जाता है, तो ये कोई निर्माणात्मक टेक्निक नहीं है। प्रतिक्रिया निर्माण के अंदर भी क्या किया जाता है, मुख्य रूप से जो कार्य अपन नहीं करना चाह रहे हैं, या विपरीत रचना निर्माण के अंदर अपन ये जो अपने मन की भावनाएं हैं उनके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो ये भी कोई रचनात्मक या उन्नत टेक्निक नहीं हो सकती। औचित्य स्थापन के अंदर भी क्या करता है, युक्तिकरण करता है, गली निकालने की कोशिश करता है, अर्थात अपना दोष स्वयं पर नहीं लेकर के और मुख्य रूप से जो वस्तु या पद है उसमें दोष दर्शाता है, तो ये भी कोई निर्माणात्मक टेक्निक है वो नहीं हो सकती। उदात्तीकरण या शोधन के अंदर क्या होता है कि जो परिस्थितियां नेगेटिव हैं, उन नेगेटिव परिस्थितियों को पॉजिटिव बना करके व्यक्ति क्या होता है, सक्सेस होता है। तो उदात्तीकरण टेक्निक ऐसी है इन चारों में से जो क्या है, रचनात्मक है या निर्माणात्मक है। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा,
उदात्तीकरण आंसर चला जाएगा। तो बिल्कुल शांत दिमाग से क्वेश्चंस को हल करेंगे तो साइकोलॉजी बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग और ऐसा एग्जाम के अंदर पॉजिटिव अपना फैक्टर बनने वाला, एक पॉजिटिव हथियार बनने वाला एक सब्जेक्ट है। बहुत ही आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी, यानी एक क्षेत्र के अंदर उसकी क्या है, कमजोरी है। शैक्षिक क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थी है, वो शैक्षिक क्षेत्र के अंदर एजुकेशन में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आता है। यह है अहम रक्षा युक्ति, यानी कि स्वयं की रक्षा रचना जो है, मानसिक रक्षा युक्ति जो है वो क्या कहलाती है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर अपन हो सकता है कि कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाएं कि उदात्तीकरण होगा, युक्तिकरण होगा, आत्मीकरण होगा, प्रक्षेपण होगा। तो चारों ऑप्शंस को देखें। सबसे पहले उदात्तीकरण के अंदर या शोधन के अंदर क्या किया जाता है कि जो प्रॉब्लम है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको अनुकूल एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना आता है कुछ हद तक। युक्तिकरण के अंदर क्या करता है, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन के अंदर क्या करता है, अपनी कमियां जो हैं उनकी वजह किसी दूसरे को या फिर पद के अंदर कमी दर्शाता है। तो कमी दर्शाने वाला तो किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं करेगा। आत्मीकरण या तादात्मीकरण के अंदर व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति, यानी अपनी जो कमजोरी है उसको दूसरे व्यक्ति की जो योग्यता है या उसकी जो पहचान है उसको बता करके समायोजन स्थापित करता है, तो खुद कुछ नहीं करता। प्रक्षेपण के अंदर अपने अंदर जो कमी रह गई उस कमी की वजह अपने उपकरणों को, अपने संसाधनों को या सामने वाले के ऊपर, व्यक्ति या वस्तु के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। तो इनमें भी जो पॉजिटिव आंसर देने वाली जो युक्ति है वो क्या आती है, वही तादात्मीकरण। ये तादात्मीकरण है भी, तादात्मीकरण या फिर शोधन, ठीक है। तो यह युक्ति यहाँ पर क्या बनेगी, एक ऐसी युक्ति बनेगी जिसके अंदर दिव्यांग विद्यार्थी जो एक क्षेत्र के अंदर कमजोर है, अपनी इसी कमजोरी को और दूसरे क्षेत्र के अंदर क्या करता है, अपनी प्रबलता बनाता है और बना करके मेरिट में आता है और इस प्रकार से वो समायोजन स्थापित करता है। तो ये भी क्या होगा, उदात्तीकरण या शोधन होगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन बनते हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन है वो सबसे सटीक जाता है। तो अपन अपने को मनोविज्ञान के अंदर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन से और आंसर को पकड़ना बहुत ज़्यादा अपने लिए कारगर और अपने लिए पॉजिटिव होगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, जो अपने लिए पॉजिटिव फैक्टर बन करके निकलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कौन सा मेल या कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। तो देखिए, अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना। तो बिल्कुल अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं अपने आप में ही खोए रहते हैं। अब इस चीज़ को समायोजन के अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा समायोजित नहीं होते हैं, अपने ही आप में खोए रहते हैं। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मेथड, अपनी गलती दूसरों पर डालना, दूसरों के ऊपर डालना, आरोपित करना, तो बिल्कुल ये भी सही है। युक्तिकरण के अंदर अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर उतारना भी क्या है, या तो फिर यूं है कि ये प्रक्षेपण के अंदर अपनी गलती, या फिर प्रतिस्थापन के अंतर्गत आ जाएगा। अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर उतारना किसके अंदर आ जाएगा, प्रतिस्थापन या विस्थापन के अंतर्गत आ जाएगा। युक्तिकरण के अंदर तो क्या होता है कि अपनी कमजोरी है उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है और सामने वाली जो परिस्थिति पद है उसको कमतर बताया जाता है, ठीक है। तो ये युक्तिकरण होता है। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन अपन कह सकते हैं, मुख्य रूप से तर्क संगतिकरण कह सकते हैं। फिर है प्रतिगमन, तो पुरानी आदतों में लौटना, बिल्कुल रिग्रेशन, प्रतिगमन जो है वो पुरानी आदतों के अंदर लौटना, बचपन में लौटना। जो वयस्क व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उसका बच्चों जैसी हरकतें करना, वो सब किसके अंतर्गत आता है, प्रतिगमन के अंतर्गत आता है। वापस लौटने के अंतर्गत आता है, भूतकाल में लौटने के अंतर्गत आता है, वो है प्रतिगमन। तो यहाँ पर जो ए, बी और डी ऑप्शन है अपने, वो तो सही तरह से सुमेलित हैं, लेकिन युक्तिकरण है उसकी विशेषता यह नहीं होती है, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं होता है। तो कौन सा मेल सही नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि इसका जो मेल है वो ठीक तरह से नहीं हुआ है। बात करते हैं आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यार्थी बीएड की परीक्षा देता है, बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, लेकिन उसमें विफल रहता है। अब उस विफलता को ये खुद अपनी कमी को नहीं स्वीकार रहा और क्या कह रहा है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा अध्यापक बनने के लिए, बीएड करने के लिए है।
अब उसमें वो विफल हो गया तो वह ये कह रहा है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, उस पद में कमी दर्शाता है। तो पद में कमी दर्शाना ये किसका उदाहरण है? तो ये डायरेक्ट अपन यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि पद में कमी दर्शाना क्या है? युक्तिकरण हो जाएगा, औचित्य स्थापन हो जाएगा। उदात्तीकरण, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण। उदात्तीकरण के अंदर मुख्य रूप से क्या किया जाता है? मुख्य रूप से जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उदात्तीकरण या शोधन की प्रक्रिया के अंदर विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें ही और उनको अपने अनुकूल बनाना और अपनी पहचान बनाना, सफल होकर दिखाना, ये होता है। तो सफल होकर दिखाने जैसी घटनाएं यहाँ नहीं हो रही है। प्रक्षेपण में दोष है वो दूसरों पर रोपना, ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तादात्म्यकरण, किसी व्यक्ति से संबंध दर्शाना, अपना आइडियल बनाना, ये चीज़ें हैं, ये भी यहाँ नहीं हो रही हैं। तो युक्तिकरण किया जा रहा है, मतलब कि मुख्य रूप से अपनी जो कमजोरी है उसको छुपाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो आंसर सही हो जाएगा युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर, स्वयं क्या है इस चीज को भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुसरण करना, फॉलो करना, अपना आइडियल बनाना, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा बनना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, तादात्म्यकरण। तद मतलब उसके आत्मीकरण, जैसा, यानी कि किसी दूसरे के जैसा व्यवहार करना, दूसरे के गुणों को, अवगुणों को, उनको अपनाना, ठीक है। चाहे कोई गुंडा बनना चाह रहा है, अपने गुंडे को या किसी हिस्ट्री शीटर को अपना आदर्श मानता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, शिक्षक को अपना आदर्श मानता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श मानता है। तो इस तरह से ये जो घटना है वो किसके अंतर्गत आती है? समायोजन युक्ति तादात्म्यकरण के अंतर्गत आती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा क्या कहता है 9वें क्वेश्चन की लैंग्वेज। हर्ष नाम का कोई विद्यार्थी है, जेईई एडवांस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। अपनी विफलता है, स्वयं की विफलता है। वह इसका दोषारोपण प्रश्न पत्र निर्माता दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करता है, स्वयं अपने दोष को छुपा रहा है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन युक्ति या रक्षा युक्ति कौन सी है? तो देखिएगा इन ऑप्शंस के ऊपर अपन जाएंगे। दमन के अंदर क्या करता है? बलपूर्वक अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्षतिपूर्ति के अंदर एक क्षेत्र के अंदर जो कमी है उसको किसी कृत्रिम उपकरण की सहायता से या परिस्थिति के द्वारा उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है, वैसा भी यहाँ नहीं हो रहा है। प्रतिगमन के अंदर समायोजन स्थापित करने के लिए अपनी पूर्व अवस्था के अंदर जाता है, अपने भूतकाल में लौटता है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है? वो लॉजिक पेश कर रहा है, यहाँ पर झूठे तर्क पेश कर रहा है, अपने दोष को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके अंदर किया जाता है? तर्क संगतिकरण, या इसी को क्या बोलते हैं? युक्तिकरण, या इसी को क्या बोलते हैं? औचित्य स्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तर्क संगतिकरण किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी सोर्स से समायोजन को एक बार ठीक से पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। और यदि आपने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर आप थ्योरी भी अपने इसी चैनल के ऊपर इससे पूर्व अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ना इस सीरीज़ का गलत होगा और ना ही एग्ज़ाम के अंदर भी गलत होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है, क्या कहता है? नकल करते हुए पकड़ा गया, अब वो बहाने बना रहा है। क्या कह रहा है? कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे, कि नकल मैं ही नहीं कर रहा था, मेरे से पहले अन्य विद्यार्थियों ने नकल करनी शुरू की, वो नकल कर रहे थे इसलिए मैंने नकल करना स्टार्ट किया। तो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा। विद्यार्थी किस समायोजन युक्ति या किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो प्रतिगमन, पूर्व की अवस्था में लौटना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्षेपण, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, तो ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार के लिए रखते हैं। तादात्म्यकरण के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके उसको फॉलो करना, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। फॉलो करने के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से अपना आइडियल मानता है, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। उदात्तीकरण के अंदर क्या करता है?
कि जो परिस्थितियां हैं उसमें शोधन करके उसके अंदर मुख्य रूप से उनको अपग्रेड करके और अच्छी सफलता प्राप्त करता है, ऐसा भी यहाँ नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वो अपनी स्वयं की गलती इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, नकल यह भी कर रहे थे। यानी ऐसा कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को थप्पड़ मारी, किसी बच्चे ने थप्पड़ मारी, दूसरा शिकायत लेकर के पहुंचा शिक्षक के पास में। अब उस बच्चे को बुलाया जाएगा, वो कहेगा कि पहले इसने मेरे को गाली निकाली थी इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारी। क्या कर रहा है, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि सामने वाले की दूसरों की गलती बता रहा है, आरोपण प्रत्यारोपण कर रहा है। ये किसके अंदर होता है, प्रक्षेपण के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर यह रक्षा युक्ति भी क्या हो जाएगी, प्रक्षेपण हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अपन यदि डायरेक्ट किसी ऑप्शन के ऊपर पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यदि अपन नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच भी जाते हैं तो भी अदर ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। यदि अपन डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं तो भी अदर ऑप्शंस को देख लें कि कहीं अदर ऑप्शंस हैं वो इस उत्तर में सटीक, इस प्रश्न के आंसर में सटीक तो नहीं बैठ रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट करना भी परीक्षा के अंदर एक बहुत ही अच्छी युक्ति होती है, जिसके द्वारा अपन नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय में देर से पहुंचता है और पूर्णतया सत्याभासी यानी सत्य आभास कराने वाला बहाना प्रस्तुत करता है। अधिकांशतः देरी से पहुंचता है, अपनी गलती है, लेकिन वो बहाने बनाता है कि आज ऐसा हुआ, आज घर पे काम हुआ, आज मेरी बस लेट हो गई, ठीक है। इस तरह के बहाने प्रस्तुत करता है, बहाने ऐसे बनाता है कि वो सत्य प्रतीत होते हैं, मतलब गोली देने का काम करता है, युक्तिकरण कर रहा है। देखिएगा सीधे आंसर पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर। उसके द्वारा कौन सी रक्षा युक्ति, तो शोधन, पॉजिटिव कोई भी रक्षा युक्ति होती है जिसके अंदर अच्छा आउटपुट निकल करके आता है, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तादात्म्यकरण, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना, नहीं हो रहा है। क्षतिपूर्ति, एक क्षेत्र की कमी को दूसरे में पूरा कर लेना, ये भी नहीं हो रहा है। औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, एक जुगाड़ बिठा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पर, तो नहीं पहुंचने का, शिक्षक की डांट से पीठ से बचने का एक जुगाड़ कर रहा है। ये जुगाड़ करना क्या है, औचित्य स्थापना है, युक्तिकरण है। तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन अपना क्या रह जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा क्या कहता है 12वां क्वेश्चन। 12वीं क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुन करके, अब अध्यापक के सामने कोई रिप्लाई नहीं दे सकता, घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है। एक व्यक्ति पर एक सामने की परिस्थिति के ऊपर वश नहीं चल रहा है तो अपने से छोटे भाई को डांटता है और डांट करके अपनी आत्मसंतुष्टि कर लेता है, अपनी जो भी उसकी मन की भड़ास होती है वो बाहर निकाल लेता है। वह समायोजन की किस रक्षा युक्ति को काम में ले रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो प्रक्षेपण तो दूसरों में दोष निकालना, अपनी कमी को अस्वीकार करना, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। प्रतिक्रिया निर्माण, जो मन की भावनाएं हैं उनके विपरीत व्यवहार करना, ऐसा भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। मार्गांतरीकरण यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसी कोई दूसरा तरीका अपना लेना, ये भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। प्रतिस्थापन कि मुख्य रूप से जो उसको गुस्सा शिक्षक के ऊपर निकालना था, वापस गुस्सा किस पर था, शिक्षक पर था, उन पर वो नहीं निकाल पाया, तो वही गुस्सा कहाँ निकाल रहा है, अपने भाई पर निकाल रहा है। तो एक व्यक्ति के प्रति जो प्रतिक्रिया दर्शाई जानी थी, उस प्रतिक्रिया का प्रतिस्थापन कर लिया उसने दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, या इसकी जगह वर्ड यूज हो सकता है विस्थापन हुआ। प्रतिस्थापन या विस्थापन युक्ति को इसने अपनाया। तो यहाँ भी अपना राइट आंसर क्या रह जाने वाला है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न की लैंग्वेज को देखिएगा। किस रक्षा तंत्र में या रक्षा युक्ति में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में, सपनों की दुनिया में खोया रहता है, काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण करके तनाव मुक्त हो जाता है। यानी वास्तविकता में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सपने देख रहा है, हवाई किले बना रहा है, ठीक है, सपनों का मुंगेरी लाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बिल्कुल काल्पनिक स्वप्न जगत, तो ये सीधा का सीधा आंसर अपन कर पाएंगे। दमन में इच्छाओं को दबा लेना, ये आंसर नहीं जा रहा है। प्रक्षेपण, दूसरों के ऊपर अपने कमी का कारण दूसरों को बता देना। अस्वीकरण के अंदर वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना, जबकि यहाँ क्या है, सीधा डायरेक्ट दिख रहा है, कल्पनाशीलता, सपने देखना, दीवा स्वप्न,
दिन में सपने देखना, जागते हुए सपने देखना। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं दिवा स्वप्न या कल्पनाशीलता के अंदर या मन तरंग के नाम से ये जाना जाता है। इस रक्षा युक्ति के अंदर यह होता है कि वो कल्पना जगत में घूमते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और उससे अपने आप को, अपने मन की संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 13, जिसके अंदर अपना राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, सबसे क्या कर लिया इसने, अलग कर लिया, और किसी से भी मिलने या बात करने से मना कर देता है। ठीक है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और बंद करके क्या करता है, किसी भी व्यक्ति से मिलने की कि मेरे से सभी दूर रहें, इस तरह से। तो अपने आप को उसने क्या कर लिया, अलग कर लिया। वह रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन पहुँच जाएंगे, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विस्थापन के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि जो प्रतिक्रिया किसी एक व्यक्ति के सामने दर्शाई जानी थी वो उसके सामने नहीं दर्शा करके अपने से छोटे पर दर्शाया जाता है, कमजोर पर दर्शाया जाता है, दूसरे स्थान पर दर्शाया जाता है। विस्थापन यहाँ नहीं हो जाएगा। तार्किकीकरण के अंदर भी ये किया जाता है कि मुख्य रूप से औचित्य स्थापन अपनी कमी को छुपाने के लिए और दूसरे के ऊपर दोष या फिर जो पद या वस्तु है उसमें कमी निकाल देना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो उसने अपने आप को अलग कर लिया है। प्रक्षेपण के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं दूसरों के ऊपर, ऐसा भी नहीं होता है। पलायन के अंदर उसने अपने आप को क्या कर लिया, दूसरों से अलग कर लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन, पलायन। ठीक है, उसने उस परिस्थिति से अपने आप को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है कुछ समय के लिए। तो ये पलायन के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, संवेगों में उत्पन्न होने वाली बाधा को प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा, आक्रामकता, मित्रों से अच्छा व्यवहार करना, भावनात्मक बाधा। देखिए, एक नेगेटिव थ्योरी बनती है अपने दिमाग के अंदर भावनात्मक बाधा शब्द आते ही। मित्रों से अच्छा व्यवहार करना पॉजिटिव फैक्टर है, एक नहीं हो रहा मैच। संतुलित संवेग, ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। अध्ययन में रुचि, ये भी एक संतुलित व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, समायोजन का प्रदर्शित करता है। भावनात्मक बाधाएं अगर उत्पन्न हुई हैं, संवेगों में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, तो व्यक्ति में क्या उत्पन्न होगी, आक्रामकता उत्पन्न होगी, वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है वो क्या होता है, आक्रामक व्यवहार होता है। व्यवहार के अंदर ही उग्रता आ जाना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, एक 8 वर्षीय बालक है, अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। तो अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते ही अपने को ऐसा लग रहा है कि 8 वर्ष का बालक है, आराम से पैरों के बल चल सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन वो छोटे भाई की तरह घुटनों के ऊपर, यानी कि बैक जा रहा है, पीछे जा रहा है, भूतकाल में लौट रहा है। और भूतकाल में लौटने वाली जो रक्षा युक्ति होती है वो क्या होती है, प्रतिगमन होती है। तो डायरेक्ट अपने को कहीं पर ऑप्शन में कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आंसर अपना बन जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिगमन। बैक जाना, भूतकाल में लौटना, वापस लौटना, बचपन जैसी घटनाएं करना, तो यह डायरेक्ट इससे मैच करता है ये। तो अपना आंसर चला जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? यानी कि समायोजित व्यक्तित्व या संतुलित व्यक्तित्व या संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल समायोजित व्यक्तित्व के अंतर्गत, संतुलित समायोजित जीवन के अंतर्गत आएगा। सामूहिक संतुलन, तो ये भी संतुलित समायोजन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। कार्य कुशलता, तो कार्य कुशलता भी, ये सभी समायोजन की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समायोजन की विशेषताओं में सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कार्य कुशलता बिल्कुल संतुलित समायोजित व्यक्तित्व के अंतर्गत आती है। अवधान की मांग, यहाँ क्या होता है, यहाँ डिमांड उत्पन्न होने की बात करी जा रही है, जबकि जब समायोजित व्यक्ति होता है वो होती है मांग की पूर्ति होने पर। समायोजन क्या है, जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना किसी भी तरीके से, वो क्या है, समायोजन है। वही क्या है, संतुलन है। जबकि यहाँ पर डिमांड उत्पन्न हो रही है, तो ये समायोजन का क्षेत्र नहीं है, संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। कौन सा, अवधान की मांग। तो अपना राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा,
जो समायोजन के क्षेत्र नहीं है इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो अवधान की मांगों की पूर्ति या आवश्यकता की पूर्ति ऐसा होता तो वो समायोजन का क्षेत्र होता, लेकिन यहाँ पर मांग उत्पन्न हो रही है तो ये क्या है, समायोजन का क्षेत्र नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं आगे 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना, आवश्यकताओं के अनुरूप, आवश्यकता पूर्ति के अनुरूप व्यवहार करना। सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहा जाएगा उसको, दबाव बिल्कुल नहीं, सीधा विकल्प का चयन करना बिल्कुल नहीं, अनुक्रिया अभिव्यक्त करना बिल्कुल नहीं, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना, अपने आप को एडजस्ट करना, यानी कि समायोजन स्थापित करना। आवश्यकता पूर्ति या आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता पूर्ति के लिए जो भी प्रतिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं वही क्या है, समायोजन है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टमेंट। बात करते हैं आगे 19वां क्वेश्चन। क्या कहता है 19वें क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विविध परिस्थितियों में अनुकूलन करना, यानी जो परिस्थितियां हैं उनको अपने अनुकूल बनाना, स्वयं को उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, और एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन स्थापित करना ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको, यानी कि समायोजन क्या है, दूसरों को संतुष्ट करना समायोजन है, अपने प्रेरकों को संतुष्ट करना समायोजन है, अपने उद्देश्यों को संतुष्ट करना समायोजन है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना क्या है, समायोजन है। तो बिल्कुल डिमांड जो हैं उनको संतुष्ट करना, अपनी मांगों को उनकी पूर्ति करना, उनको कंप्लीट करना, परिस्थितियों के अनुरूप जो आवश्यकताएं, किसी भी सिचुएशन में जो आवश्यकता उत्पन्न हो रही है उस आवश्यकता की पूर्ति कर लेना, उनको संतुष्ट कर लेना, वही क्या है, समायोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना राइट आंसर कौन सा बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना समायोजन है। यह जो पिछला क्वेश्चन था उसी जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लिया गया, और जो क्वेश्चन था उसको क्या बना दिया गया, पर यहाँ पर आंसर बना दिया गया। तो इसी तरह से बदल करके और एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, केवल लैंग्वेज ऑप्शन से क्वेश्चन बना करके नया क्वेश्चन है वो पुटअप कर दिया जाता है। बाकी बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ 20 क्वेश्चन अगर साइकोलॉजी के पूछे जाने हैं तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए बनते हैं और उनके ऊपर अपने को अच्छी तरह से सोच समझ करके आंसर देना होता है। बाकी क्वेश्चन अगर अपनी पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चन की तैयारी अच्छी है तो अपन हंसते हंसते आराम से बहुत ही आसानी से और बहुत ही एनर्जेटिक पॉजिटिव मूड के साथ में अपन आंसर दे पाएंगे। बात करते हैं अगले और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, 20वां क्वेश्चन जो अपनी 2020 सीरीज है, यानी 20 क्वेश्चन की सीरीज जो कि लगभग 20-25-30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है एक क्लास। चलिए बात करते हैं आगे क्या है, देखिएगा समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी कि कौन कौन सी विशेषता तो समायोजन की है और कौन सी नहीं है। तो समायोजन है वो संतुलन प्रदान करता है, तो बिल्कुल अपने व्यवहार के अंदर, अपनी आवश्यकताओं के अंदर, अपने वातावरण के अंदर, अपनी परिस्थितियों में, अपने आस पड़ोस के अंदर संतुलन प्रदान करने का कार्य कौन करता है, समायोजन करता है। तो यह तो समायोजन के लिए क्या है, सही है। यह समस्या समाधान करता है, तो बिल्कुल समायोजित व्यक्ति है वो समस्याओं का समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है, तो ये भी समायोजन की विशेषता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि समायोजन है वो तो लगातार मृत्यु होने तक, यानी कि अंतिम समय तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह ऑप्शन ही यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा कि क्या समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। अगला कह रहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपना राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। फिर भी अपने को डी ऑप्शन है वो पढ़ लेना चाहिए, जरूर चारों ऑप्शन अपने को पढ़ने चाहिए। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति, समायोजन की अनुपस्थिति में, यानी यदि समायोजन स्थापित नहीं हुआ है तो क्या होगा, व्यक्ति तनावग्रस्त होगा, संघर्षपूर्ण रहेगा, चिंताओं से घिरा हुआ रहेगा, बिल्कुल रहता है। यदि समायोजन स्थापित नहीं हुआ है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति में तनाव, संघर्ष, चिंताएं हैं वो उसके चारों तरफ मंडराती हुई रहेंगी। तो ये भी समायोजन की कंडीशन के अंदर क्या है, सही है। यदि समायोजन स्थापित हो गया है तो तनाव, संघर्ष, चिंताएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और यदि ये अनुपस्थित है तो फिर इनसे घिरा हुआ व्यक्ति रहेगा। तो अपना बिल्कुल राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, सी ऑप्शन है वो राइट आंसर ही जाएगा।
तो इस प्रकार से ये समायोजन से संबंधित पूर्व की एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। अब यही क्वेश्चन है वो ग्रेड फर्स्ट में 2014 के अंदर पूछा गया, ग्रेड सेकंड के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया, ग्रेड थर्ड में 2023 के अंदर पूछा गया। सभी क्वेश्चंस हैं, उनके साथ में मैंने एग्जाम्स भी लिख रखी हैं ताकि आपको यूँ पूर्ण विश्वास रहे कि अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही एक ऑथेंटिक और विश्वसनीय, यानी कि आरपीएससी या जो अपना कर्मचारी चयन आयोग है उनके द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से भी बना करके उठपटांग प्रश्न लेकर के आ गए, समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल विश्वसनीय और अपन यूँ कहें कि एग्ज़ाम का जो स्तर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं वो अब से पहले बने हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए नए क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को पूर्ण विश्वास के साथ में जारी रख सकते हैं। यहाँ से लगातार इन क्लासों के ऊपर आप जुड़े रहें, अपना प्यार प्रेम चैनल के प्रति बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। फिर से मिलते हैं एक नया सेशन लेकर के, तब तक अपनी अध्ययन को, अपनी तैयारी को आप निरंतर जारी रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में फिर से मिलते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।